देखिए जीवों को तो हम आप शुरू से बांटते आए, पर साइंस हमारा क्या मांगता है, वो प्रूफ मांगता है। हाँ, लिखा हुआ मांगता है कि जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आप पर लिखा हुआ है वो प्रूफ दे दो, ठीक है, नहीं तो वो चलेबल नहीं है। हाइपोथेसिस में तब आ जाएगा। हाइपोथेसिस का मतलब होता है जब किसी भी चीज के बारे में हम आप बात करते हैं ना, और उसका कोई प्रमाण नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहता है। गांव देहात में थेथोलॉजी कहा जाता है कि नहीं, कि हमारा ही बात क्या है सही, आपका बात सही नहीं है। तो पहली बार जीवों का जो वर्गीकरण पद्धति थी वैज्ञानिक तरीके से जो बांटा था, अरस्तु ने बांटा था। किसने बांटा था? देखिए एक बंदा ऐसा है, यही जीव विज्ञान का भी जनक, बायोलॉजी का भी जनक है, जूलॉजी का भी जनक है, एम्ब्रियोलॉजी का भी जनक है, और फिर क्लासिफिकेशन बायोलॉजी में भी आ गए। पहली बार जीवों को वर्गीकरण देखिए, was the earliest to attempt and more scientists basic for classification of organism। बहुत सारे साइंटिस्ट ट्राई किए क्लासिफिकेशन पर, पहला बार मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर अस्तु ने क्या किया, जीवों को वर्गीकरण किया। हाँ, ही यूज अ सिंगल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब हो गया कि किसी भी जीव को जब बाहर से आप देख करके उसे क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, तो क्या कहलाएगा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। इसे हिंदी में कहते हैं बाह्य आकार की, क्या कहा जाता है। हाँ, मन आपने किसी भी जीव को बाहर से देखा, गाय देखा और कुत्ता देख लिया, और उसको बाहर से देख करके क्या कर दिया, आपने क्लासिफाई कर दिया। हाँ, किसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है, इसके भी 4 पांव होते हैं, इसके भी 4 पांव होते हैं, इसे काटने से रबीज होता है, गाय के काटने से कुछ नहीं होता है। हाँ, गाय जल्दी काटता नहीं है, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर प्लांट को इन्होंने कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में, ट्री, सर्फ और हाउस में क्या कर दिया, हाँ, क्लासिफाई कर दिया। तो देखिए ये हो गया ट्री, ये हो गया सर्फ, ये क्या हो गया, हर्ब्स, इन्होंने बांट दिया। अब देखिए ट्री में भी क्या होते हैं, बहुत सारे कुछ जो होते हैं इंसेक्टिवोरस होते हैं, कुछ प्लांट क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस, जो कीट खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। आ? प्लांट के अंतर्गत कह रहे हैं, कुछ ट्री का मतलब क्या हो गया, पेड़ या पौधे तो ही हुए ना। तो कुछ क्या होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, किसको खाते हैं, इंसेक्ट। कुछ जो होते हैं क्या होते हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं, क्या होते हैं, परजीवी के रूप में, जिसे मृतजीवी कहते हैं, सॉरी सेप्रोफाइट्स होते हैं, क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स में आ जाते हैं कुछ। हाँ, तो देखिए जब उन्होंने क्लासिफाई किया, पर देखिए ये सारे के सारे क्या है, ऑटोट्रॉप्स हैं, क्या है, ऑटोट्रॉप्स है, और सारे के अंदर क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। फिर जो पैरासाइट्स थे, सेप्रोफाइटिक थे, जो इंसेक्टिवोरस थे, उन सबको क्लासिफाई वो सही से नहीं कर पाए, तो लंबे समय तक ये भी प्रणाली नहीं चला। इसके बाद आए ऑर्गेनिज्म। हाँ, एनिमल्स को इसने 2 भागों में बांट दिया, एक आरबीसी ऑर्गेनिज्म में बांट दिया, दूसरा डब्ल्यूबीसी ऑर्गेनिज्म में बांट दिया। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर रेड ब्लड सेल पाया गया या रेड ब्लड पिगमेंट पाया गया, उसे आरबीसी के अंतर्गत रख दिया, और जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी, जैसे कि झींगा मछली हो गया, हाँ, और व्हाइट ऑर्गेनिज्म जैसे कॉकरोच को पाँव डाल दीजिएगा ना, देखिए उसमें से व्हाइट ब्लड निकलेगा। केकड़ा हो गया, क्या हो गया, केकड़ा, उसमें भी क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल पाया जाता है। तो कल का जो हाँ कल जो एग्जाम था सीईटी बीएड का, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि मानव शरीर का जो आर्मी होता है, रक्षक होता है, किसे माना जाता है, मानव शरीर का जो आर्मी होता है, रक्षक, आपके बॉडी को बीमारी से बचाता है, कौन बचाता है, कौन था, डब्ल्यूबीसी। ठीक, एकदम आसान क्वेश्चन सब था कल का जो एग्जाम था सीएटी बीएड वाला। देखिए फिर आए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। कितने आए, 2 किंगडम आया, उसमें कैरोलस लिनियस ने दिया, किसने दिया, कैरोलस लिनियस। तो क्वेश्चन करेगा हु गिव द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, जिसमें पहला क्या दिया, एनिमिलिया किंगडम, और दूसरा क्या दिया, प्लांटिया किंगडम। इसे कहते हैं पादप जगत, क्या कहते हैं, पादप जगत। और ये दूसरा हो गया, नहीं सॉरी ये हो गया जंतु जगत, और दूसरा क्या हो गया, हाँ, पादप जगत। द किंगडम क्लासिफाई डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में क्या हुआ, बहुत सारा ये डिफरेंस नहीं कर पाए, क्या कर पाए, देखिए चाहे वो क्या हुआ, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक हो गया, प्रोकैरियोटिक हो गया, यूनिसेलुलर हो गया, और एमएलएसएम हमको याद ही नहीं रहा। प्लांटिया में क्या किया, वर्गीकृत कर दिया,
अब पर देखिए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में कोई डिफरेंस वो नहीं कर पाए, तो ये भी मॉडल अब क्या होगा, खत्म होगा। हाँ, अब फिर इससे आगे जाएगा। ये आपका एनसीईआरटी का पॉइंट था। क्लासिफिकेशन ऑफ टू किंगडम हैज सर्टेन लिमिटेशन, कुछ ही लिमिटेशन इसका हो पाया और बहुत सारे ये आगे डेवलप नहीं कर पाया। तो शिक्षा हमेशा आपको कुछ नया करने के लिए क्या करता है, हाँ प्रेरित करता है, एक नया मार्ग आपके लिए छोड़ जाता है। देखिए पहले आया अरस्तु, लिनियस के लिए छोड़ गया, अब लिनियस आया, अब आए अर्नेस्ट हैकेल। कौन आए, क्या आए, अर्नेस्ट हैकेल आए। इन्होंने 3 जगत का वर्गीकरण दिया, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ठीक है, ये अलग से है। He divided organism, environmental and their different category based on their characteristics or function. Environmental characteristics पे और कैटेगरी के आधार पर इन्होंने भी ऑर्गेनिज्म को कितने भाग में डिवाइड कर दिया, 3, एनिमिलिया किंगडम, प्लांटिया किंगडम और प्रोटिस्टा किंगडम। तो एनिमिलिया के अंतर्गत क्या आ जाएगा, एनिमल्स आएंगे, प्लांटिया के अंदर क्या आ जाएंगे, और प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्टा के अंदर आ जाएंगे जितने ही प्रकार के। हाँ, फिर देखिए ये हो गया एनिमल किंगडम, विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म। चाउमीन हो गया, ये खाते हैं, नहीं खाते हैं, मैगी नहीं खाते हैं, मोटा वाला मिलता है दुकान से, घर में लोग मैगी बना तो पतला होता है, दुकान से ये वाला मिलता है मोटके वाला, नहीं मेरा मोटा मोटा एकदम रहता है, पतला वाला चाउमीन हो तो चाउमीन पर पातर, अब मोटा वाला रहता है तुरंत बिका जाएगा उसमें। हाँ तो देखिए, तो ये जितने भी ये सारे क्या हैं, एनिमल किंगडम के हैं। किसके हैं, एनिमल किंगडम के है, एनिमल है क्या है ना। अब देखिए ये जो है किसका है, प्लांट में किसका, प्रोटिस्टा का। किसका था, प्रोटिस्टा का था। ये बताइए तो क्या है, ये बताइए ना क्या है, ये जो दिख रहा है ना फिगर, ये क्या है, ये डाइटम है। क्या है, डाइटम कहते हैं। ये समुद्र के अंदर पाया जाता है। जब ये डेड करता है ना तो बहुत सारा ढेर के रूप में साल 10,000 साल 50 साल रहता है ना, और जब ये डेड किया तो ये मिट्टी के रूप में बन जाता है। तो इसका मिट्टी समुद्र से निकालता है, और सूज का जो पॉलिश सब होता है ना तो इसी का बनता है। कोट सब का जो पॉलिश होता है तो डाइटम की मृदा का ही बनाया, डाइटम सॉइल का बनता है। हाँ, और आपका सिरप जो होता है उसको फिल्ट्रेट करने में क्या किया जाता है, हम इसके मिट्टी का यूज किया जाता है। पढ़ाएंगे आगे। अब देखिए किंगडम हो गया, प्लांटिया जिसके अंदर क्या आएंगे, सारे पेड़ पौधों को किया गया है, इंक्लूड किया गया है। अब देखिए इसके बाद आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बार बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हाँ तो कहते हैं हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो आर.एच. व्हाइटकर किसके द्वारा दिया गया था, आर.एच. व्हाइटकर के द्वारा। कब दिया गया था, 1969 में। तो पहले जीवों को देखिए अटेम्प्ट कितने में हुए, 2 में, 2 से कितना है 3, 3 से कितना हो गया 5, कितना हो गया। देखिए दिस बेस्ड ऑन, देखो क्या था, इधर देखो, वेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइटोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर आर.एच. व्हाइटकर ने जीवों को कितने जगत में बांट दिया, 5 जगत में। कितने जगत में बांटा, हाँ तो ये होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटिया और किंगडम फंजाई। कितने जगत का वर्गीकरण दिया, 5 जगत का। किसने दिया, हाँ आर.एच. व्हाइटकर ने। कब, 1969 में। किसके आधार पर, हाँ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइटोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर, हाँ आर.एच. व्हाइटकर ने जीवों को कितने जगत में बांट दिया, 5 जगत में। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटिया, या किंगडम प्लांटिया कह लीजिए पहले, बाद में एनिमिलिया। तो 5 जगत का वर्गीकरण आर.एच. व्हाइटकर के द्वारा प्रोवाइड कराया गया था। अब देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो पहला क्या हो गया, मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमिलिया। अब देखिए ये जो एक पैराग्राफ है ये किसको दर्शाता है, एक किंगडम को दर्शाता है। हाँ तो पहला देखिए क्या, कौन सा स्ट्रक्चर था, सेलुलर स्ट्रक्चर था, है ना, वेल स्ट्रक्चर, वेल स्ट्रक्चर देखिए यहां। तो पहला सेल क्या रहेगा, तो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रहेंगे तो सारा किसके अंतर्गत आएगा, किंगडम मोनेरा में आएगा। किसमें आएगा, किंगडम मोनेरा में। सेल वॉल, तो सेल वॉल का मतलब होता है कोशिका भित्ति। द आउटर लेयर ऑफ प्लांट एंड बैक्टीरियल सेल इज नोन एज सेल वॉल।
देखिए तो क्या रहेगा, नन कुछ कुछ में क्या रहेगा नॉन सेलुलोज और कुछ में पॉलीसेकेराइड का बना रहेगा, किसका रहेगा, और प्लस एमिनो एसिड। अब देखिए मोनेरा हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आप भी जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता, न्यूक्लियस पाया जाता है उसके अंतर्गत। तो जब न्यूक्लियस ही नहीं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहां से आएगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा हमारा, एब्सेंट रहेगा। हाँ क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसके अंदर वेल डिफाइंड जेनेटिक मटेरियल और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है। तो यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे ही देखेंगे तो आपको टिक कर देना क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर रहेगा, देखिए सेल ऑन द रिप्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल स्ट्रक्चर, तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर पढ़े थे। तो सेलुलर का मतलब क्या हो गया, जो केवल एक सेल से बना रहेगा। ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली सिंगल सेल इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो देखिए तो सेल स्ट्रक्चर क्या रहेगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा, सेलुलर। अब देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, तो ये हो गया हिंदी में से कहेंगे पोषण की विधि। क्या कहेंगे, पोषण का मतलब होता है जिस तरीके से जीव क्या करता है, अपना खाना खाता है या अपना खाना क्या करता है, यूज करता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखिए क्या है, ऑटोट्रॉफिक, केमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। देखिए तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया दो, एक हो ऑटोट्रॉफिक, दूसरा क्या हो गया, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में जो ग्रीन प्लांट रहेंगे और जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, या जो केमिकल्स के द्वारा केमिकल को स्टोर करके कन्वर्ट करके अपने फूड में क्या कर लेगा, यूज कर लेगा, तो केमोसिंथेटिक हो गया। और जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाएंगे वो किसमें आ जाएंगे, ऑटोट्रॉफिक में आएगा। फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, और कुछ क्या है, सेप्रोफाइटिक है, क्या है, देखिए पैरासाइटिक। मतलब हेटेरोट्रॉफिक के तीन पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। हाँ, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजेनिक न्यूट्रिशन। क्या हो गया, होलोजेनिक न्यूट्रिशन। तो देखिए इसमें हेटेरोट्रॉफिक में है दो ऑर्गेनिज्म दैट आर डिपेंड फॉर फूड, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर जब कोई ऑर्गेनिज्म फूड के लिए क्या रहता है, डिपेंड रहता है, तो क्या कहलाएगा, हेटेरोट्रॉफिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाँ, जैसे कि मान लीजिए अमरबेल ही मान लीजिए किसी प्लांट में, अमरलत्ती या कैक्टस कहते हैं ना उसको, जब किसी दूसरे प्लांट पर उसको डाल दे उसी पे क्या रहेगा, डिपेंडेंट रहता है। हमारे आप में जू हो गया, लीच हो गया, क्या हो गया, लीच जानते हैं ना, जोक जिसको कहते हैं पानी के अंदर पाया जाता है लीच, तो वो भी क्या है, फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहेगा तो क्या कहलाएगा, हेटेरोट्रॉफिक। और जो अपना फूड सरे गले चीजों से, नॉन लिविंग चीज से या मरे हुए ऑब्जेक्ट से क्या करेगा, अपना फूड ऑब्टेन करेगा, वो क्या कहलाएगा, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाती है। किसमें आ जाएगा, किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आ गया। अब देखिए दिस ग्रुप इंक्लूड, अब आइए हमारा किंगडम मोनेरा पे। दिस ग्रुप इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरिया हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल। तो देखिए यहां है प्रोकैरियोटिक, तो जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया होंगे, क्या होंगे, बैक्टीरिया होंगे, सिंगल सेल होंगे, क्या होंगे, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा, सारा किसके अंदर पाया जाएगा, किंगडम मोनेरा के अंदर आएगा। द सेल डज नॉट कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, यहां एब्सेंट है, तो इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए सेल हो गया, ये तो सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये बीच वाला पार्ट क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस कहलाएगा, या प्रिंसिपल ऑफ सेल कह लीजिए। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, 1831, हाँ 1831 नहीं होगा, ठीक है। देयर आर द डिफरेंट शेप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, कोकी शेप में रहेगा, रोड शेप में रहेगा, बैसिलस रहेगा, कॉमा शेप रहेगा, विब्रियो रहेगा और स्पाइरल रहेगा या स्पाइरिला रहेगा। इस सभी शेप में बैक्टीरिया पाया जाता है। तो देखिए कहीं भी ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है, इसी कारण इसे इमॉर्टल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इमॉर्टल का मतलब होता है अमर। माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन का भी सर्वाइव कर लेता है। हाँ किसी भी आप देखिए, आप कहीं भी दुनिया में कोई भी ऐसा जगह का नाम लीजिए, फैलता हुआ आग, हाँ 2200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मान लीजिए, 2200 डिग्री सेल्सियस पे जब शायद बालू को गर्म किया जाता है तो शीशे में कन्वर्ट हो जाता है, हाँ शीशा में क्या हो जाता है, कन्वर्ट होता है। उस टेम्परेचर में भी आर्की बैक्टीरिया क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, जिंदा रहेगा, वो मरेगा नहीं। इसलिए एक कोष के जीवों को छोड़ करके बाकी जो ऑर्गेनिज्म है वो अमर नहीं है, पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या माना जाता है, इमॉर्टल माना जाता है, क्योंकि जल्दी किसी भी डेट नहीं दिखती। ये सारा क्या हो गया, ये बैक्टीरिया के सेप्ट,
हाँ देखिए कुछ कुछ ऐसे होते हैं। अब देखिए डाइनोफ्लेजलेट हो गया, ये सारे बैक्टीरिया के पार्ट्स हैं। एस्पेरकोकी हो गया, रॉड शेप हो गया और एस्पाइरल हो गया। अब देखिए कह रहा है द मैनली रिप्रोड्यूस बाय फ्यूजन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा? फ्यूजन होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगा, और अंडर इन अनफेवरेबल कंडीशन जब आ गया, आप बैक्टीरिया अमीबा पढ़े होंगे मल्टीपल फ्यूजन, क्या पढ़े होंगे? जब फेवरेबल उसके कंडीशन में नहीं होता है तो अपने चारों ओर क्या करता है? एक लेयर का निर्माण कर लेता है और फिर उसी के अंदर क्या करेगा? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दर्शाता है। एंड ऑल्सो बाय डीएनए ट्रांसफर, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या करता है? अपना एग्जैक्ट जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर लिया, तो क्लोन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोन। देखिए जब कोई ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म दैट आर मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट इज नोन एज क्लोन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? क्लोन होते हैं। उसमें आप कोई डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। अब देखिए माइकोप्लाज्मा, इसका पहला क्या आया? तो आप भी जानते हैं कि इस अर्थ का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म क्या है? माइकोप्लाज्मा है। इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता है, पढ़े हैं आप? लैक द सेल वॉल एंड आर द स्मॉलेस्ट सेल टू सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। इस धरती का पूछा कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज माइकोप्लाज्मा। देयर इज नो प्रेजेंटेशन ऑफ सेल वॉल, इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता है और ये क्या करता है? विदाउट ऑक्सीजन का भी क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है। फिर आया आर्की बैक्टीरिया। इस धरती का सबसे पहला ऑर्गेनिज्म इसे ही माना जाता है, आर्की बैक्टीरिया को। चाहे वोल्केनो हो गया, वोल्केनो जानते हैं ना, ज्वालामुखी जिससे आग निकलता रहता है या लावा निकलता रहता है, उस मीडियम में भी क्या कर लेगा? ये मेथेन गैस हो गया, मेथेनोजेंस, जो एनिमल्स उसके इंटेस्टाइन में रूमेन पाया जाता है। और उसी रूमेन मतलब घोड़ा के गोबर में सबसे ज्यादा आर्की बैक्टीरिया पाया जाएगा। घोड़ा का जो डंग होता है ना, गोबर, उसमें आर्की बैक्टीरिया क्या होता है? सबसे ज्यादा पाया जाता है। मेथेनोजेंस बैक्टीरिया जो होते हैं, जो मेथेन जनरेट करता है। घोड़े का जो डंग होता है ना, उसमें आर्की बैक्टीरिया क्या होता है? सबसे अधिक होता है। नमक वाले सॉल्टी जो जगह होगा उसमें भी क्या होता है? देखिए जब आपके घर में मान लीजिए नमक का डब्बा है और नमक में कोई चीज को रखते हैं तो क्या हो जाता है? गल जाता है, गलता है ना, धीरे धीरे गलना क्या कर देता है? जैसे अचार बनाती है मम्मी, तो उसमें प्रचुर मात्रा में नमक डालती है, पूरा पानी क्या कर देता है? उसका रिलीज करा देता है, खराब होने से भी क्या कर देता है? बचाता है। और कोई आप मान लीजिए कोई जानवर मरता है, देखिए उसमें नमक डाल दिया जाता है, जब उसे ढकता है तो जानवर मरा ना तो जल्दी गल जाए इसलिए उसमें क्या डाल देता है? नमक डालता है। डालता है। अब मान लीजिए खाना बनाए, तो खाना बना भी क्वेश्चन ये भी था कि नमक का क्या यूज होता है? तो बताइए क्या यूज होता है? नहीं नहीं, HCl को ये कुछ नहीं करता है। जो आपके मॉलिक्यूल